अनुशीलन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अनुशीलन कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किंतु हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज को जागरूक बनाना। समाज लोक सत्ता है। लोक सत्ता के द्वारा राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण करना ही लोकतंत्र की खूबी। आज का हमारा विषय होगा आजादी के बाद भारतीय राजनीति। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, किंतु हमारा ये मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में चुनाव लड़ना ही राजनीति में भाग लेना नहीं है। जागरूक नागरिक बनना, जागरूक मतदाताओं को प्रेरित करना कि अच्छे नेताओं को चुने, यही लोकतंत्र की खूबी है और एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व। आज का हमारा विषय है आजादी के बाद भारतीय राजनीति का क्या परिदृश्य रहा है। यह राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही केवल नहीं है, प्रत्येक नागरिक के लिए और प्रत्येक छात्र के लिए, प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक के लिए भारतीय राजनीति की विरासत को समझना आवश्यक है। हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ और लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में। आजादी के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य आया उसमें गांधी के नेतृत्व में बहुत तपे तपाए नेता पैदा हुए, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो। जितने भी नेता उस समय के थे एक से एक स्वनामधन्य विचारक रहे। जैसे आप देखें कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा विद्वान, अद्वितीय विद्वान, लर्नेड भारत का प्रधानमंत्री बना। इसके अतिरिक्त एक से एक लोग थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। विपक्षी पार्टी के नेताओं में आप देखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भले बाद में आए राजनीति में, लेकिन लोहिया एक विचारक थे। कितने नाम गिनाए आपको। एक से एक त्यागी पुरुष थे, विचारक थे, जो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत व्यापक दृष्टि रखते थे। 1952 से लेकर के 1967 तक का राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस के वर्चस्व का युग था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1947 से 1952, फिर 1952 से 1964 तक नेहरू जी की मृत्यु पर्यंत वो प्रधानमंत्री बने रहे और सेंटर और स्टेट दोनों में कांग्रेस की सरकार रही। उस समय का युग डेमोक्रेट, जिसको कहते हैं नेहरू आज डेमोक्रेट। नेहरू जी के सामने ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के मुखर आलोचक थे, नेहरू की कटु आलोचना करते। लेकिन जो हम लोग तो उस दृश्य में नहीं थे मौजूद, लेकिन जो पढ़ा मैंने इन लोगों के बारे में राजनीतिक शास्त्र की पुस्तकों से, इतिहास की पुस्तकों से, उसमें यह है कि नेहरू मतलब मुस्कुराते रहते थे और विरोधी विचारों को सम्मान करते थे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं एक संस्मरण सुनाया है कि नेहरू जी की मैंने मुखर आलोचना किया और जो शाम को डिनर मिले तो मुस्कुराते हुए बोले बहुत अच्छा बोले आज। तो ये डेमोक्रेसी खूबी थी और ये नेहरू युग था। उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, जनता में लोकप्रिय थे। यही कारण है कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए एक बहुत लंबा समय मिला उनको देश के सत्ता का संचालन करने के लिए, राजनीति का संचालन। 1967 में आप जानते हैं कि नेहरू युग का अंत हो चुका था। 64 में 1964 27 मई को नेहरू जी का देहांत हो गया। 1967 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, वहीं से दूसरा युग शुरू होता है, जिसमें कांग्रेस को 283 सीटों पर कामयाबी तो मिली, लेकिन जो स्टेट थी, राज्यों में
कई स्टेट्स में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जहां मिली जुली लोगों को मिला करके सरकार बनानी पड़ी। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र, उड़ीसा और यहाँ का क्या नाम से मद्रास, केरल, इन राज्यों में 7-8 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये एक दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति में एक नया मोड़ था, एक नए मोड़ की शुरुआत हो चुकी थी और इसी दौरान क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल थी, रीजनल महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति क्षेत्रीय दलों के रूप में। उसके बाद में कांग्रेस सत्ता में तो बनी रही। 1971 में इंदिरा गांधी को के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, किंतु पार्टी और सरकार दोनों में वर्चस्व नेतृत्व इंदिरा जी का था, जिसका कुछ नेताओं ने मुखर विरोध किया। यद्यपि उन्हें सफलता नहीं मिली। 1975 के इमरजेंसी के बाद 1977 तक इंदिरा जी का शासन था। 1977 में अनेक दलों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई। इसको ठीक करो। अनेक दलों ने मिलकर के, जिसमें भारतीय जनसंघ का विलय हुआ, समाजवादी पार्टी, लोक दल, अनेक छोटे छोटे दल मिलकर के जनता पार्टी के रूप में आए और 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ऐसी कांग्रेस के विरोध में आंधी थी वो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ 85 सीटें लोकसभा में थी। 85 की 85 सीटों पर कांग्रेस हार गई। यहाँ तक कि श्रीमती गांधी रायबरेली से और संजय गांधी जी अमेठी से चुनाव हारे। उस समय जनता पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी और यह सरकार बनी तो, लेकिन देसाई की सरकार 857 दिन चली। उस समय इतने टकराव वाले नेता थे, इतने दिग्गज थे, उनमें क्लैश ऑफ पर्सनालिटी थी। चौधरी चरण सिंह, देसाई, बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, ये सब बड़े बड़े नेता थे उस समय। और आपसी टकराव के कारण मोरारजी की सरकार गिर गई। 171 दिन चौधरी चरण सिंह की सरकार चली, लेकिन आपसी अंतर विरोधों से ये जो प्रयोग था कांग्रेस के विरोध में विपक्षी पार्टियों का, ये विफल रहा। 1980 में पुनः लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ और इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गई। एक बार सत्ता का स्वाद जब लग जाता है हाथ में, तो लोगों से रहा नहीं जाता कि उनको तिकड़म करके वो आगे बढ़ना चाहते। चूंकि 77 में 67 में 1967 और से 77 में विपक्षी पार्टी के नेता भी सत्ता में रहे, तो उन्होंने भी सरकार की जो कमियां थी उनको उजागर करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई और उस समय कांग्रेस के पक्ष में इतनी बड़ी सहानुभूति थी। कांग्रेस को लोकसभा में 415 सीटों पर कामयाबी मिली और विपक्ष के सारे दिग्गज नेता माननीय वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा सब चुनाव हार गए और विपक्ष का सफाया हो गया। लेकिन जैसे कि भी बताया कि सत्ता का चस्का लोगों को लगा था। 1989 में बोफोर्स कांड की हुई और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो पहले जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी हो गया 1980 में। भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दल, सब लोगों ने मिलकर के, समाजवादी, लोकदल, सब लोगों ने मिलकर के जनता दल के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी लगभग 11 महीने बाद गिर गई। ये दूसरा प्रयोग विफल हुआ। चंद्रशेखर जी कुछ दिनों तक कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री रहे,
मध्यावधि चुनाव, पुनः चुनाव हुआ 91 में, और राजीव गांधी जी की दुखद हत्या के बाद नरसिंहा राव के नेतृत्व में सरकार आई, जिससे एक नए युग का शुरुआत हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेरोजगारी हुआ, खुलापन और ये सब विदेशी कंपनियों का आगमन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना प्रारंभ हुआ। 1996 के बाद 2 प्रधानमंत्री और 2-3 प्रधानमंत्री मिले, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। यानी बहुत जल्दी सरकारें आती रही जाती रही। वाजपेयी जी की सरकार भी चली, कुछ दिन बाद उनकी सरकार को मतलब जाना पड़ा, और बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में 23 दलों की सरकार ने 5 वर्ष शासन चलाया 2004 तक। 98 या 99 से 2004 तक वाजपेयी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार चली, जिसमें लगभग 2 दर्जन छोटे छोटे राजनीतिक दलों का सहयोग था, कोऑपरेशन था, और एनडीए का गठन हुआ। एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व कायम हुआ, और इससे क्षेत्रीय राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षा की भी अभिव्यक्ति होती है। किंतु यूपीए एनडीए के विकल्प के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटे छोटे दलों ने भी अपना संगठन बनाया, इसको यूपीए कहा गया, जिसका नाम आज इंडिया हो गया। इंडिया और इंडिया का टकराव चल रहा है। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार सफलतापूर्वक चली। अनेक आरोप प्रत्यारोप लगे, सरकार गई, और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत सरकार बनी, लेकिन एनडीए का गठबंधन आज भी बना हुआ है। मैंने ये राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा इसलिए किया कि राजनीति कहां से शुरू हुई। एक जमाना ऐसा था जहां राजनीतिक मतभेदों को लोग एंजॉय करते थे। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। हमने बताया कि लोहिया जी नेहरू जी के सामने कांग्रेस की आलोचना करते थे, मुखर आलोचना, लेकिन ये आलोचनाएं आइडियोलॉजिकल होती थी। आप पढ़िए उनकी आलोचनाओं को, सैद्धांतिक आलोचना होती थी, कहीं पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक होता नहीं था, तो क्यों राजनीतिक दृष्टि होता था, अन्य कोई आरोप नहीं करते। आज का जो परिदृश्य है वो राजनीति में नैतिक मूल्यों के क्षरण करेंगे। हम किसी दल की विशेष बात में, हर एक राजनीतिक दल में ऐसे नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है टिकट देने में, राजनीतिक दलों के, जो चारित्रिक दृश्य भी ठीक नहीं है, बाहुबली हैं, धनबली हैं। तो बाहुबल धनबल ऐसा चल रहा है कि होड़ लगी हुई है कि कितने लोगों को हम अपनी पार्टी में एन केन प्रकार की सत्ता प्राप्त करने के लिए टिकट देते हैं, जीत जाए। केवल एकमात्र उद्देश्य रह गया है मूल्यात्मक राजनीति नहीं, जीत की राजनीति, चाहे जैसे जीते। यह देश की राजनीति के लिए एक अच्छा प्रतीक नहीं है, अच्छा सिंबल नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राजनीतिक भाषा को देखें, राजनीतिक भाषा का प्रयोग भी बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ठीक से नहीं कर रहे। आपकी जो निष्ठा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के बीच में ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि चौकीदार चोर है, कोई कह रहा है कि पप्पू है, विधवा है। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेताओं को शोभा नहीं देता है। संवैधानिक पदों पर भी आप देखिए, एक जमाना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्वान भारत का राष्ट्रपति था, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कॉपी पर लिखा गया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इतने विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में फिलॉसफी पढ़ी, वो भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हुए और भारत के राष्ट्रपति। के मुंशी जो संविधान सभा के मेंबर थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। एक से एक लोगों को राज्यपाल, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, इन पदों बड़े काबिल लोगों को
बैठाया जाता था जो देश के प्रतीक थे। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये या ज्ञानी जैल सिंह विद्वान तो नहीं लेकिन फ्रीडम फाइटर थे। तो इस प्रकार के लोग राष्ट्रपति बन रहे थे और हम उन संवैधानिक पदों को टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर अच्छे लोगों को राजनीति में शामिल करने के लिए ही पद बने हुए हैं। राज्यसभा में कुछ पद हैं, कुछ संवैधानिक पद हैं। हमने देखा कि देश के अन्य क्षेत्रों में जो पतन हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण है राजनीति का पतन। जैसे जैसे देश की राजनीति का पतन हुआ, राजनीति में मूल्यों का क्षरण हुआ, सिद्धांत विहीन राजनीति, अवसरवादी राजनीति का बोलबाला हुआ, वैसे वैसे हर एक क्षेत्र में गिरावट आई, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जुडिशरी का क्षेत्र हो। समाज के अन्य क्षेत्रों में पतन का कारण राजनीति का पतन है। राजनीति सबके लिए जिम्मेदार है और राजनीति को कैसे ठीक करना है इसके लिए समाज की भी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि नेता केवल गड़बड़ है, हमारे समाज के हम लोग गड़बड़ नहीं है क्या? हम राजनीति में जो झूठ है, जो फरेब है, जो मूल्यविहीन अवसरवादी राजनीति है, इसका प्रतिबिंब समाज की जो कमियां हैं वही राजनीति में हो रहा है। समाज की जो लोक सत्ता है, लोक सत्ता का कार्य था राज सत्ता का नियमन करना, लेकिन जो लोक सत्ता में खुद कमियां हैं, हम स्वयं लोग, अब जब राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो रहा है तो राजनीति का पतन हो रहा है, और राजनीति का पतन हो रहा है तो हर क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। इसलिए आज के हमारे इस संक्षिप्त वक्तव्य का एकमात्र उद्देश्य था कि जो भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, छात्र हैं, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, उनको स्वयं जागरूक रहना पड़ेगा और समाज के किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को जागरूक बनाना पड़ेगा ताकि राजनीति में गलत लोग नहीं आए। जब हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर वोट देते हैं तो क्या हम मेरिट की, राजनीतिक योग्यता, पॉलिटिकल मेरिट की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? कौन नेता भी कितना कार्य किया इसको ध्यान में न देकर केवल जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं, केवल मजहब के आधार पर वोट दे रहे हैं, केवल भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ये सारी गिरावटें हो रही हैं जो इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इसलिए एक जागरूक मतदाता के लिए, अब जैसे आप अपनी जाति के नाम पर जो वोट देते हैं उसके लिए कोई पैसा तो नहीं लेते हैं। अपनी जाति के लोगों को क्या मुफ्त में आप घी, दूध, दही, अनाज देते हैं क्या? अगर कोई आपके हाथ कोई सामान खरीदता है तो उसका पैसा लेते हैं ना। तो वोट जैसी कीमती चीज़ वो आप मुफ्त में जाति के आधार पर दे रहे हैं और आशा करते हैं कि नेता आपका भला करेंगे। मुद्दों को वोट दीजिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, ये आपसे वोट मांगने को उस पर बात करने पूछना चाहिए। और मेरिट देखिए, लोगों की चरित्र देखिए, आचरण देखिए, जनता के बीच में कितने लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि संशीलन के मन से कि हमारा लक्ष्य शिक्षा के द्वारा समाज को जागरूक बनाना है। समाज लोक सत्ता है, लोक सत्ता, जनता जनार्दन ही राजनीति पर नियंत्रण रख सकता है। नेताओं को हम आप ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए जरूरी नहीं कि आप चुनाव लड़ें, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े ही जरूरी नहीं है। लोगों को प्रशिक्षित कीजिए, जनता को प्रशिक्षित कीजिए। आपकी राजनीतिक आइडियोलॉजी चाहे जो अच्छी बात है, लेकिन आज वो युग तो रहा नहीं कि हमने देखा कि वही नेता जो पार्टी सत्ता में रहती सिर्फ चले जाते हैं, कोई सिद्धांत रह नहीं गया। तो ये मूल्य विहीन राजनीति देश को कहाँ ले जा रही है, ये बड़ा दुखद है। इसलिए राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। जिस भी दल के नेता को वोट दे उसकी मेरिट देखिए, उसका चरित्र देखिए, उसका आचरण देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का ये आह्वान करते हैं कि राजनीति के प्रति जुड़े। राजनीति पर जुड़ने का मतलब राजनीतिक जागरूकता पैदा करें समाज में, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका के लिए। धन्यवाद। 5 मिनट का है।